आरएनए है, ठीक है ना। आरएनए हस्तक्षेप एक जीन साइक्लोनिंग, एक जीन साइलेंसिंग है, ठीक है ना। एक जीन साइलेंसिंग तकनीक है, एक जीन साइलेंसिंग तकनीक है जो कि डबल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड आरएनए के माध्यम से लक्षित कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण को क्या करती है, प्रोटीन संश्लेषण को ये रोकती है ना। प्रोटीन संश्लेषण को क्या करती है, प्रोटीन संश्लेषण को रोकती है और उनकी गतिविधियों को घटा या बढ़ा सकते हैं, घटा या क्या कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए एक एक मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन को प्रोटीन उत्पादन में क्या करती है, रोकती है। एक मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन उत्पादन में क्या करती है, रोकती है और उनकी गतिविधियों को घटा या बढ़ा सकती है, और उनकी गतिविधियों को क्या कर सकती है, और उनकी गतिविधियों को घटा या बढ़ा सकती है। कोशिकाओं को जेनेटिक पैरासाइट्स अर्थात वायरस एवं ट्रांसपोर्शन से बचाने के लिए आरएनए हस्तक्षेप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आरएनए हस्तक्षेप की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। अगला चलिए आइए अनुवांशिक अभियांत्रिकी। अगला टॉपिक क्या है आपका, अनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, पुनियोगज डीएनए तकनीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ना। उसके जीनों के अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होते हैं। जीवों के अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है आपका, डीएनए। जीवों का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए में जोड़ तोड़ करके उपयोगी पदार्थ बनाने की प्रक्रिया अनुवांशिकी अभियांत्रिकी कहलाता है। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी किसको कह लेते हैं, जीवों के अनुवांशिक पदार्थ डीएनए में जोड़ तोड़ करके उपयोगी पदार्थ बनाने की प्रक्रिया को अनुवांशिकी अभियांत्रिकी, उसको क्या कहते हैं, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी कहा जाता है ना। इसके लिए इस विधि द्वारा किसी जीव के दोषपूर्ण जीव को हटा लिया जाता है अथवा उसी से उत्कृष्ट जीन को जोड़ दिया जाता है। इसलिए इस तकनीक को पुनियोगज डीएनए तकनीक कहा जाता है ना। उसको जोड़ या हटा के क्या कर सकता है, किया जाता है, इसलिए इस तकनीक को पुनियोगज डीएनए तकनीक कहा जाता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, जीन अभियांत्रिकी के उपकरण, टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है ना। वाहक अणु बात करते हैं, वेक्टर मॉलिक्यूल्स, वाहक अणु की बात करते हैं तो वाहक अणु वेक्टर मॉलिक्यूल्स है ना, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज है ना। वाहक अणु की बात करते हैं, वाहक अणु आपका प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज, वाहक वे डीएनए अणु है, वे डीएनए अणु जो वाहक डीएनए के खंड को अपने अंदर प्रतिलिपि बनाता है। वाहक की बात करते हैं, वाहक है ना, वेक्टर। वाहक वे डीएनए अणु होते हैं जो वाई डीएनए के खंड को अपने अंदर प्रतिलिपि बनाता है। वाई डीएनए के अंदर क्या होता है, अपनी प्रतिलिपि बनाते हैं। वाहक अणु की क्या विशेषता है, यह 10 केबी से छोटा होना चाहिए। यह कितना होना चाहिए, 10 किलोबाइट से 10 केबी से क्या होना चाहिए, छोटा होना। दे शुड बी ऑफ द 10 लेस देन 10 केबी है ना। इसके वांछित जीव को निवेशित करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके वांछित जीव को निवेशित करने की क्षमता होनी, इसके वांछित जीव को क्या करने की क्षमता होनी, इसके वांछित जीव को निवेशित करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके वांछित जीव को निवेशित करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके वांछित जीव को निवेशित करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके वांछित जीव को निवेशित करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद इसमें कोशिका के अंदर प्रतिलिपिकरण की क्षमता होनी चाहिए। कोशिका के अंदर प्रतिलिपिकरण की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। प्रतिलिपिकरण की क्या होनी चाहिए, इसमें क्षमता होनी चाहिए।
वाहक अणु के रूप में सामान्यतः प्लाज्मिड, वाहक अणु के रूप में आपका सामान्यतः वाहक अणु के रूप में वाहक अणु के रूप में सामान्यतः प्लाज्मिड अथवा बैक्टीरियोफेज का उपयोग किया जाता है। वाहक अणु के रूप में मुख्यतः सामान्यतः प्लाज्मिड अथवा बैक्टीरियोफेज का उपयोग किया जाता है। वाहक अणु के रूप में मुख्यतः सामान्यतः प्लाज्मिड तथा बैक्टीरियोफेज का प्रयोग किया जाता है। वाहक अणु के रूप में मुख्यतः प्लाज्मिड अथवा बैक्टीरियोफेज का उपयोग किया जाता है। प्लाज्मिड की बात करते हैं। जीवाणु में पाए जाने वाला अतिरिक्त क्रोमोसोमल पदार्थ को प्लाज्मिड कहते हैं। जीवाणु में पाए जाने वाला अतिरिक्त क्रोमोसोमल पदार्थ को प्लाज्मिड कहते हैं। जीवाणु में पाए जाने वाले अतिरिक्त क्रोमोसोमल पदार्थ को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। जीवाणु में पाए जाने वाले अतिरिक्त क्रोमोसोमल पदार्थ को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं। ये मुख्यतः विषाणु होते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? मुख्यतः यह विषाणु होता है। बैक्टीरियोफेज मुख्यतः विषाणु होता है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? मुख्यतः विषाणु होता है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? ये मुख्यतः विषाणु होता है जो जीवाणुओं पर आक्रमण करता है। बैक्टीरियोफेज मुख्यतः क्या होता है? विषाणु होता है। बैक्टीरियोफेज मुख्यतः विषाणु होता है। बैक्टीरियोफेज मुख्यतः विषाणु होता है जो जीवाणुओं पर आक्रमण करता है। बैक्टीरियोफेज मुख्यतः विषाणु होता है। बैक्टीरियोफेज मुख्यतः क्या होता है? विषाणु होता है जो जीवाणुओं पर आक्रमण करता है। बैक्टीरियोफेज ये मुख्यतः विषाणु होता है। बैक्टीरियोफेज ये मुख्यतः विषाणु होता है जो जीवाणुओं पर क्या करता है? आक्रमण करता है। बैक्टीरियोफेज ये मुख्यतः विषाणु होता है जो जीवाणुओं पर क्या करता है? जो जीवाणुओं पर आक्रमण करता है। जो किस पर आक्रमण करता है? जीवाणुओं पर आक्रमण करता है। एंजाइम की बात करते हैं। पाचक एंजाइम, लाइजिंग एंजाइम। पाचक एंजाइम की बात करते हैं। लाइजिंग एंजाइम, पाचक एंजाइम किसी कोशिका से डीएनए को अलग करने या तोड़ने के लिए उपयोग डीएनए को अलग करने या तोड़ने के लिए उपयोग एंजाइम है ना। एंजाइम पाचक एंजाइम किसी कोशिका से डीएनए को अलग करने या तोड़ने के लिए उपयोग एंजाइम है ना। उपयोग क्या होता है? एंजाइम उपयोग आता है। उदाहरण के लिए जीवाणु कोशिका को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का उपयोग किया जाता है। जीवाणु कोशिका को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। जीवाणु कोशिका को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का उपयोग किया जाता है। जीवाणु कोशिका को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। जीवाणु कोशिका को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का प्रयोग किया जीवाणु कोशिका को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। जीवाणु कोशिका को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अगला है संयोजन एंजाइम यानी ज्वाइनिंग एंजाइम। यह एंजाइम दो डीएनए अणुओं को जोड़ने का कार्य करता है। यह एंजाइम संयोजन एंजाइम क्या करता है? यह एंजाइम दो डीएनए अणुओं को जोड़ने का काम करता है। संयोजन एंजाइम क्या करता है? यह एंजाइम दो डीएनए अणुओं को जोड़ने का काम करता है। संयोजन एंजाइम क्या होता है आपका? संयोजन एंजाइम ये दो डीएनए अणुओं को जोड़ने का काम करता है। संयोजन एंजाइम ज्वाइनिंग एंजाइम क्या करता है? यह एंजाइम दो डीएनए अणुओं को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। संयोजन एंजाइम यह एंजाइम दो डीएनए अणुओं को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। संयोजन एंजाइम यह एंजाइम दो डीएनए अणुओं को क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। संयोजन एंजाइम यह एंजाइम दो डीएनए अणुओं को क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। अगला है क्लेव एंजाइम की बात करते हैं। डीएनए के छोटे टुकड़ों को विभाजित करने का कार्य करता है। क्लेव एंजाइम क्या करता है? क्लेव एंजाइम आपका करता है डीएनए के छोटे टुकड़े को विभाजित करने का कार्य करता है। क्लेव एंजाइम डीएनए के छोटे टुकड़ों को विभाजित करने का काम करता है। क्लेव एंजाइम डीएनए के छोटे टुकड़ों को विभाजित करने का काम करता है। क्लेव एंजाइम डीएनए के छोटे टुकड़ों को विभाजित करने का काम करता है। क्लेव एंजाइम डीएनए के छोटे टुकड़ों को विभाजित करने का काम करता है। क्लेव एंजाइम डीएनए के छोटे टुकड़ों को विभाजित करने का काम करता है ना। क्लेव एंजाइम डीएनए के छोटे टुकड़ों को विभाजित करने का काम करता है।
एक्सोन्यूक्लियस, वाई न्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, और एक होता है एंडोन्यूक्लियस, अंतःन्यूक्लियस। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस वाई न्यूक्लियस और दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस अंतःन्यूक्लियस, दो तरह का होता है, ठीक है ना। तो डीएनए के छोटे टुकड़ों को विभाजित करने का कार्य करता है। डीएनए के छोटे टुकड़े को क्या करता है, विभाजित करने का काम करता है। एक होता है एंडोन्यूक्लियस, एक होता है वाई न्यूक्लियस। एक क्या होता है आपका वाई न्यूक्लियस, एक होता है आपका वाई न्यूक्लियस और दूसरा होता है अंतर न्यूक्लियस। एक होता है वाई न्यूक्लियस, दूसरा क्या होता है अंतर न्यूक्लियस। एक होता है वाई न्यूक्लियस, दूसरा क्या होता है अंतर, वाई न्यूक्लियस और अंतर न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। तो क्लेव एंजाइम आपका दो तरह का होता है। डीएनए के छोटे टुकड़ों को विभाजित करने का क्या करता है, ये काम करता है। डीएनए के छोटे टुकड़ों को विभाजित करने का काम करता है क्लेव एंजाइम। डीएनए के छोटे टुकड़े को विभाजित करने का काम करता है क्लेव एंजाइम। डीएनए के छोटे टुकड़े को विभाजित करने का काम करता है। क्लेव एंजाइम डीएनए के छोटे टुकड़े को क्या करते हैं, विभाजित करने का ये काम करते हैं। डीएनए छोटे विभाजित करने का काम करता है। एक होता है वाई न्यूक्लियस, एक्सो न्यूक्लियस। एक होता है वाई न्यूक्लियस, दूसरा होता है एंडो न्यूक्लियस। एक क्या होता है वाई न्यूक्लियस, एक होता है आपका वाई न्यूक्लियस, दूसरा होता है एंडो न्यूक्लियस। एक होता है वाई न्यूक्लियस, दूसरा होता है एंडो न्यूक्लियस। डीएनए के छोर अंत से डीएनए को करता है ना। डीएनए के अंत से छोर या अंत से डीएनए को काटता है ना। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए के छोर या अंत, डीएनए के छोर या अंत से डीएनए डीएनए के छोर या अंत से डीएनए को क्या करता है, ये डीएनए को ये काटता है, ठीक है ना। अगला है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस एक होता है एंडोन्यूक्लियस, अंत से क्या करता है, ये डीएनए को काटता है, ठीक है ना। ये जो होता है ना क्लेव एंजाइम क्या करता है, वाई न्यूक्लियस डीएनए के छोर या अंत से डीएनए को क्या करता है, काटता है। एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं, अंतर्न्यूक्लियस की बात करते हैं। यह डीएनए के मध्य से ही मध्य में से किसी भी स्थान से क्या करता है, काट देता है। एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं, अंतर्न्यूक्लियस की बात करते हैं। यह डीएनए के मध्य से किसी भी स्थान को क्या करता है, मध्य से किसी भी स्थान को क्या करता है, काटता है। और डीएनए के मध्य में से किसी भी स्थान को क्या करता है, काटता है। ये डीएनए के मध्य में से किसी भी स्थान को क्या करता है, आपका काटता है। अंतःन्यूक्लियस डीएनए किसी भी स्थान से क्या करता है, आपका ये काटता है। अगला है संश्लेषण एंजाइम। संश्लेषण एंजाइम की बात करते हैं। संश्लेषण एंजाइम सिंथेसिस सिंथेसिस एंजाइम सिंथेसिस एंजाइम की बात करते हैं। ये एंजाइम डीएनए की श्रृंखला का संश्लेषण करता है। ये एंजाइम डीएनए की श्रृंखला का संश्लेषण ये एंजाइम डीएनए की श्रृंखला का संश्लेषण करता है। ये एंजाइम डीएनए की श्रृंखला का संश्लेषण ये एंजाइम डीएनए की श्रृंखला का ये एंजाइम डीएनए की श्रृंखला का संश्लेषण करता है। ये एंजाइम डीएनए की श्रृंखला क्या करता है, संश्लेषण। ये एंजाइम डीएनए की श्रृंखला का संश्लेषण ये एंजाइम डीएनए की श्रृंखला का क्या करता है, संश्लेषण। ये एंजाइम डीएनए की श्रृंखला का क्या करता है, ये एंजाइम डीएनए की श्रृंखला का संश्लेषण करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये दो तरह के होता है। एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दूसरा होता है डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा क्या होता है आपका, डीएनए पॉलीमरेज। एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक होता है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दूसरा होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक होता है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दूसरा होता है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपका जो संश्लेषण एंजाइम होता है, सिंथेसाइज एंजाइम, ये एंजाइम डीएनए की श्रृंखला का क्या करता है, संश्लेषण करता है। यह आरएनए से डीएनए बनाता है यह क्या करता है, यह आरएनए से डीएनए बनाता है। यह आपका आरएनए से डीएनए बनाता है। यह आपका आरएनए से डीएनए बनाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ना, आपको क्या बनाता है, आरएनए से डीएनए बनाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए भी बोलते हैं इसको। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये आरएनए से डीएनए बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए डीएनए टेम्पलेट्स का संश्लेषण करता है। डीएनए टेम्पलेट्स का क्या करता है, संश्लेषण करता है। सिंथेसाइज डीएनए टेम्पलेट्स, ठीक है ना। डीएनए टेम्पलेट्स का संश्लेषण, डीएनए टेम्पलेट्स का क्या करता है, संश्लेषण। डीएनए टेम्पलेट्स का संश्लेषण करता है, ठीक है ना।
डीएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं, डीएनए टेम्पलेट्स का संश्लेषण करता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है आपका, डीएनए टेम्पलेट्स का क्या करता है, संश्लेषण का। डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए टेम्पलेट्स का क्या करता है, संश्लेषण करता है, सिंथेसिस डीएनए टेम्पलेट्स। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में क्या होता है, यह आरएनए से डीएनए बनाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में क्या करता है, यह आरएनए से क्या बनाता है, यह आरएनए से डीएनए बनाता है, यह आरएनए से क्या बनाता है, डीएनए बनाता है। अगला होस्ट सेल है ना, पोषक कोशिका। होस्ट सेल पोषक कोशिका की बात करते हैं। सामान्य ई कोलाई जीवाणु का उपयोग पोषक कोशिका के रूप में होता है, ठीक है ना। पोषक कोशिका होस्ट सेल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, होस्ट सेल के रूप में ई कोलाई जीवाणु का उपयोग पोषक कोशिका के रूप में किया जाता है। होस्ट सेल है ना, होस्ट कोशिका का प्रयोग सामान्यतः ई कोलाई, होस्ट कोशिका का प्रयोग सामान्यतः ई कोलाई, होस्ट कोशिका का प्रयोग सामान्यतः ई कोलाई जीवाणु का उपयोग होस्ट कोशिका सामान्यतः ई कोलाई जीवाणु का उपयोग पोषक कोशिका के रूप में किया जाता है। पोषक कोशिका होस्ट सेल की बात करते हैं। सहायता सामान्यतः ई कोलाई जीवाणु का उपयोग पोषक कोशिका के रूप में किया जाता है। सामान्यतः ई कोलाई जीवाणु का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, पोषक कोशिका के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, पोषक कोशिका के रूप में किया जाता है, पोषक कोशिका के रूप में किया जाता है। अगला आ जाइए आपका आनुवांशिक अभियांत्रिकी का तकनीक की बात करते हैं। पॉलीमरेज श्रृंखला अभियांत्रिकी। पहला आपका पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया विकासकर्ता इसका जो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर बोल सकते हैं। पॉलीमरेज चेन श्रृंखला अभिक्रिया पॉलीमर्स चेन रिएक्शन पीसीआर बोल सकते हैं। पॉलीमर्स चेन रिएक्शन पीसीआर। विकासकर्ता की बात करते हैं। डेवलपर कौन है, कैरी मूलिस 1983 ईस्वी में आपका पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या किया था, खोज किया था। इस कार्य के लिए उन्हें 1993 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। 1993 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से प्राप्त हुआ था। यह एक जीन प्रवर्धन की तकनीक है। यह एक क्या है, जीन प्रवर्धन की तकनीक। यह किसकी तकनीक, यह जीन प्रवर्धन की तकनीक है। इस तकनीक में मुख्यतः 3 चरण होते हैं। इस तकनीक में मुख्यतः कितने चरण होते हैं, इस तकनीक में मुख्यतः अब 3 इस तकनीक में मुख्यतः 3 चरण होते हैं। इस तकनीक में मुख्यतः कितने चरण होते हैं, इस तकनीक में मुख्यतः 3 चरण होते हैं। इस तकनीक में मुख्यतः कितने चरण होते हैं, इस तकनीक में मुख्यतः 3 चरण होते हैं। इस तकनीक में मुख्यतः कितना चरण होता है, आपका 3 चरण होता है। अगला है निष्क्रियकरण डीनेचुलेशन है ना। डिनेचुलेशन की बात करते हैं। डिनेचुलेशन के बाद निष्क्रियकरण। इस तकनीक में डीएनए खंड के दोनों संपूरक रज्जुओं को अधिक ताप देकर अलग कर दिया जाता है। डीएनए का जो होता है ना, ये मान लीजिए ये जीन है, अधिक ताप देकर इसको क्या किया जाता है, खंडित कर दिया जाता है। अधिक ताप देकर अलग कर दिया जाता है। अधिक ताप देकर, टेम्परेचर देकर क्या किया जाता है, इसको अलग कर दिया जाता है। निष्क्रियकरण की बात करते हैं। इस तकनीक में डीएनए खंड आपका डीएनए खंड के दोनों संपूरक रज्जुओं को अधिक ताप देकर अलग किया जाता है। अधिक टेम्परेचर देकर क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है ना, अलग कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 94 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संपादित होता है। यह प्रक्रिया कितने डिग्री सेल्सियस पर संपादित होता है, यह प्रक्रिया 94 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या होता है, आपका संपादित होता है। अगला है तपानुशीलन की बात करते हैं। तो एनेलिंग की बात करते हैं। तपानुशीतलन इस तपानुशीतलन में क्या होता है, इस तकनीक में डीएनए की एक श्रृंखला पर उपाकर्मक
उपाकर्मक दो जोड़ देते हैं, को जोड़ते हैं। दिस रिएक्शन, दिस टेक्निकल प्राइमरी इज एडेड द चेन ऑफ द डीएनए, है ना। उपाकर्मक की बात करते हैं। इस तकनीक में डीएनए की एक श्रृंखला पर उपाकर्मक को क्या कर दिया जाता है? इस तकनीक में डीएनए की एक श्रृंखला पर उपाकर्मक को क्या, इस उपाकर्मक को क्या किया जाता है? उपाकर्मक को आपको जोड़ दिया जाता है। उपाकर्मक को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है ना। यह प्रक्रिया 55 डिग्री सेल्सियस पर संपादित होता है। यह प्रक्रिया कितना डिग्री सेल्सियस पर संपादित होता है? यह प्रक्रिया 55 डिग्री सेल्सियस पर संपादित, यह क्रिया 55 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? आपका संपादित होता है। अब अगला है उपक्रामक प्रसार, प्राइमर्स एक्सटेंशन, प्राइमर एक्सटेंशन। उपक्रामक उपक्रामक प्रसार के बारे में चलिए देखते हैं। उपक्रामक प्रसार, इस तकनीक में टेक पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा डीएनए अणु के लंबाई में वृद्धि कराई जाती है। इस तकनीक में टेक पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा डीएनए अणु की लंबाई में वृद्धि कराई। इस तकनीक में टेक पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा डीएनए अणु के लंबाई में वृद्धि कराई जाती है। इस तकनीक में टेक पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा डीएनए अणु के लंबाई में वृद्धि कराई जाती है। डीएनए अणु के लंबाई में क्या की जाती है? वृद्धि कराई जाती है। यह प्रक्रिया 75 डिग्री सेल्सियस पर संपादित होता है। और यह प्रक्रिया कितने डिग्री सेल्सियस पर संपादित? 75 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? संपादित होता है ना। 75 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? संपादित होता है, संपन्न होता है। बहुआकारीय डीएनए का अनिश्चित प्रवर्धन, है ना। बहुआकारीय डीएनए का अनिश्चित प्रवर्धन, बहुआकार के डीएनए का अनिश्चित प्रवर्धन की बात करते हैं। रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए, ठीक है ना, आरएपीडी। यह तकनीक पीसीआर की तरह, यह तकनीक भी किस तरह है? आपका पीसीआर की तरह है, जिसमें डीएनए का अनिश्चित प्रवर्धन होता है। यह तकनीक भी पीसीआर की तरह, यह तकनीक भी किस तरह के आपका? यह तकनीक भी पीसीआर की तरह है, जिसमें डीएनए का अनिश्चित प्रवर्धन होता है। यह तकनीक भी पीसीआर की तरह, यह तकनीक भी किस तरह है? यह तकनीक भी पीसीआर की तरह है, जिसमें डीएनए का अनिश्चित प्रवर्धन होता है। यह तकनीक भी पीसीआर की तरह, यह तकनीक भी किसकी तरह है? तकनीक पीसीआर की तरह है। यह तकनीक भी पीसीआर की तरह है, जिसमें डीएनए का अनिश्चित प्रवर्धन होता है। यह तकनीक भी पीसीआर की तरह है, जिसमें डीएनए का अनिश्चित प्रवर्धन होता है। यह तकनीक भी पीसीआर की तरह है, जिसमें डीएनए का प्रवर्धन होता है। यह तकनीक भी पीसीआर की तरह, जिसमें डीएनए का अनिश्चित प्रवर्धन होता है। जिसमें डीएनए का अनिश्चित क्या होता है? जिसमें डीएनए का अनिश्चित प्रवर्धन होता है। जिसमें डीएनए का अनिश्चित प्रवर्धन होता है। जिसमें डीएनए का अनिश्चित प्रवर्धन होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या जीनोमिक फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या जीनोमिक फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या जीनोमिक फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक व्यक्तिगत विशेषता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग
फॉरेंसिक वैज्ञानिक किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए करते हैं उसके डीएनए प्रोफाइल से, उसके डीएनए प्रोफाइल, इसे डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए परीक्षण, डीएनए टाइपिंग या जेनेटिक फिंगरप्रिंट या जीन मैपिंग या जेनोग्राफी के नाम से जाना जाता है, जीन मैपिंग या जेनोग्राफी के नाम से जाना जाता है ना, जीन मैपिंग या जेनोग्राफी के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अगला चले 1984 में ब्रिटेन स्थित लीसेस्टर विश्वविद्यालय के सर एलरिक जेफरीज ने पहली बार डीएनए टेस्ट प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट दी थी। ठीक है ना, पहली बार डीएनए टेस्ट प्रोफाइलिंग का क्या कहते थे, रिपोर्ट दी थी 1984। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, उसका सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र CCMB हैदराबाद में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग CDFD हैदराबाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR आपका नई दिल्ली में है। NBPGR आपका कहाँ पर है, आपका नई दिल्ली में भी है, हैदराबाद है, उसका नई दिल्ली में है। उसका राष्ट्रीय पादप और आनुवंशिक अनुसंधान संस्थान NIPGR नई दिल्ली में भी है। ठीक है ना, कहाँ पर, नई दिल्ली में। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया, डीएनए अलगाव, काटना, आकार देना या छांटना, डीएनए को नायलॉन में स्थानांतरित करना, डीएनए के टुकड़ों को नायलॉन शीट पर रखा जाता है। डीएनए के टुकड़ों को कहाँ पर रखा जाता है, नायलॉन शीट पर रखा जाता है और जेल को अवशोषित करने के लिए रात भर रख दिया जाता है। अवशोषित करने के लिए कहाँ पर रख दिया जाता है, रात भर रख दिया जाता है। जांच की बात करते हैं अब। रेडियोधर्मी या रंगीन पदार्थों नायलॉन शीट से जुड़ा होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ नायलॉन शीट से क्या होता है, नायलॉन शीट से आपका जुड़ा होता है। रेडियोधर्मी नायलॉन शीट से आपका जुड़ा होता है। नायलॉन शीट से आपका क्या होता है, आपका जुड़ा होता है। नायलॉन शीट से आपका जुड़ा होता है। यह एक पैटर्न बनाता है, यह क्या करता है, पैटर्न बनाता है, जिसे डीएनए द्वारा पता लगाया जा सकता है, जिसे फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। अगला आ जाइए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अंतिम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ही समय में कई जांच 5 से 10 या अधिक का उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को मापने के लिए ब्लॉटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार है ना, साउथर्न ब्लॉटिंग डीएनए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए, है ना, उसका वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में मापने के लिए ब्लॉटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। क्षेत्र में मापने के लिए ब्लॉटिंग तकनीक का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से साउथर्न ब्लॉटिंग डीएनए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए और वेस्टर्न ब्लॉटिंग, है ना, प्रोटीन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहाँ पर किया जाए, पैतृक परीक्षण में किया जाता है। रेप पर हो गया, रेप किया है, मर्डर अथवा अन्य अपराधों, मर्डर अन्य अपराधों को अपराधी के परीक्षण में किया जाता है। विलुप्त की कगार पर खड़े जंतुओं के संरक्षण में सहायक होता है। पैतृक परीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका डीएनए बार कोडिंग। डीएनए बार कोडिंग की बात करते हैं। जीनोम की एक सहमत और मानक स्थिति से डीएनए की एक छोटी अनुक्रम का उपयोग करके जीवों की प्रजातियों की पहचान करने की तकनीक को डीएनए बार कोडिंग कहा जाता है। ठीक है ना, डीएनए क्या कहा जाता है, उसको डीएनए बार कोडिंग कहा जाता है।
अनुक्रम की बात करते हैं। एप्लीकेशन, फूलों और फलों की अनुपस्थिति, फूलों और फलों की अनुपस्थिति में पौधों की पत्तियों की पहचान करने में, उसका कीट लार्वा की पहचान, लार्वा में वयस्क की तुलना में बहुत बहुत कम भिन्नता होती है। पेट या मल पदार्थ दवा, पशु के आहार को पचाना, ठीक है ना। आवश्य उसका बोलता है व्यवसाय में उत्पादों की पहचान, जैसे हर्बल सप्लीमेंट्स या लकड़ी। अगला है जेनेटिक मार्कर। जेनेटिक मार्कर क्या था? जेनेटिक मार्कर ये एक अनुक्रम जो गुणसूत्र के ज्ञात स्थान पर स्थित डीएनए के छोटे टुकड़ों की मदद से किसी कोशिका या प्रजाति की पहचान करने में महत्वपूर्ण होता है। उन्हें जेनेटिक मार्कर के रूप में क्या किया जाता है? रूप में जाना जाता है। जेनेटिक स्थान पर उत्परिवर्तन या परिवर्तन डीएनए अनुक्रम को बदल सकता है। यह एक छोटी डीएनए अनुक्रम हो सकता है। उदाहरण के लिए एक एकल एल्काइल अनुक्रम या एक लंबा अनुक्रम हो सकता है। उदाहरण के लिए एक छोटा उपग्रह, है ना, एक छोटा उपग्रह भी एनटीआर। जेनेटिक मार्कर का उपयोग अनुवांशिक रोगों, जेनेटिक जो मार्कर होता है ना, जेनेटिक मार्कर का उपयोग अनुवांशिक रोगों और उनके कारण या कारकों के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग इसके लिए किया जाता है, ठीक है ना। अगला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ निषेचन की एक क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ क्या है? आपका निषेचन की कृत्रिम प्रक्रिया जिसके माध्यम से महिलाओं में कृत्रिम गर्भधारण किया जाता है। इस विधि को लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। इसमें पति या डोनर पुरुष से प्राप्त शुक्राणु और पत्नी या डोनर महिला से प्राप्त अंडे को प्रयोगशाला में एकत्र किया जाता है और प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण, है ना, एट ब्लास्टोमेरस, है ना, तक को आपका युग्मनज हटा फैलोपियन ट्रांसफर ZIFT नामक प्रक्रिया द्वारा फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है ना। ZIFT द्वारा क्या किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है? इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। जिन भ्रूणों में 8 से ज्यादा ब्लास्टोमेरेसिस होता है उन्हें विकास के लिए गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। इसे इंट्रा ट्रांसफर कहते हैं। इसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं। बांझपन के ऐसे मामलों में जिसमें पुरुष साथी महिला को गर्भधारण करने के में सक्षम नहीं होता है, जिसके अस्खलित वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम होती है, ऐसे दोनों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तकनीक से रोका जा सकता है। नोट में 1978 में इंग्लैंड में पहली बार एक तकनीक का इस्तेमाल करके लुइस ब्राउन नाम के बच्चे का जन्म हुआ। इस तकनीक को विकसित करने वाले रॉबर्ट एडवर्ड को 2010 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लुइस ब्राउन। अगला है आईवीएफ
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पात्रे निषेचन। एक होता है IVF, ZIFT होता है और IUT होता है ना, IUT होता है, मेल और फीमेल। ऐसा हाँ, रख लीजिए। जायगोट बनेगा ना तो उसका साइज होता है ना 8 ब्लास्टोमेरस से कम होता है, और IU2 में क्या होता है 8 ब्लास्टो से क्या होता है अधिक होता है। IFT, ZIFT, ZIFT का 8 ब्लास्टोमेरस से क्या कम होता है, 8 ब्लास्टोमेरस से क्या होता है कहाँ। ZIFT में क्या होता है 8 ब्लास्टोमेरस से क्या होता है कम होता है ना, इसका साइज है 8 ब्लास्टोमेरस से क्या होता है कम होता है। ZIFT में क्या होता है 8 ब्लास्टोमेरस से क्या होता है कम होता है। IUT में क्या होता है 8 ब्लास्टोमेरस से क्या होता है आपका अधिक होता है, 1 ब्लास्टोमेरस से क्या होता है आपका अधिक होता है। सेरोगेसी, सेरोगेसी की बात करते हैं तो आपका पेरेंट लोकस फीमेल IVF में जायगोट का निर्माण हो जाता है। सेरोगेसी, सेरोगेसी की बात करते हैं। सेरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से निसंतान दंपति संतान सुख प्राप्त कर सकता है। जब कोई महिला किसी ऐसे दंपति के बच्चे को जन्म देती है जो शारीरिक या चिकित्सकीय कारकों से गर्भधारण करने करने या बच्चा पैदा करने में क्या असमर्थ है, उसे सेरोगेसी कहा जाता है। पारंपरिक सेरोगेसी में प्राकृतिक और कृत्रिम निषेचन, प्राकृतिक और कृत्रिम निषेचन शामिल होता है। पारंपरिक सेरोगेसी में प्राकृतिक और कृत्रिम निषेचन क्या होता है शामिल हो, जिसमें बच्चे के पिता के शुक्राणु को सेरोगेट मां के अंडे के साथ निषेचित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो आनुवंशिक रूप से अपने पिता के सेरोगेट मां से संबंधित होता है। पिता के सेरोगेट मां से क्या होता है संबंधित होता है के लिए अलग। अगर इस प्रक्रिया के लिए डोनर स्पर्म का इस्तेमाल किया जाता है और पैदा होने वाला व्यक्ति अपने पिता से नहीं बल्कि सेरोगेट मां से संबंधित होता है ना, सेरोगेट मां से क्या होता है संबंधित। अगला है आपका जेस्टेन गेस्टेनल गेस्टानल गेस्टेस गेस्टेशनल सेरोगेसी। इस प्रक्रिया के अंतर्गत आईवीएफ उपचार के माध्यम से अजन्मे बच्चे को माता पिता के अंडाणु और शुक्राणु के संयोजन से भ्रूण को सेरोगेट मां के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। आनुवंशिक संबंध उसके माता पिता दोनों से हो सकता है, लेकिन इस पद्धति से पैदा हुए बच्चे को सेरोगेट मां भी का संबंध नहीं होता। अगला है थ्री पेरेंट बेबी तकनीक है ना, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। थ्री पेरेंट बेबी का मतलब है कि बच्चा जिसमें डीएनए का अधिकांश हिस्सा उसके माता और पिता से आता है और कुछ हिस्सा महिला प्रदाता से आता है ना, माता पिता महिला प्रदाता से आता है। थ्री पेरेंट बेबी तकनीक को IVF तकनीक के उन्नत रूप माना जाता है। इसके अंतर्गत पिता के शुक्राणु के साथ माता के अंडे और उसके अन्य महिला डोनर के अंडे को क्या किया जाता है शामिल किया जाता है। ठीक है ना, इसमें शुक्राणु के साथ माता के अंडे और किसी अन्य महिला डोनर के अंडे भी क्या किया जाता है अंडे शामिल किया जाता है।
3 माता पिता शिशु तकनीक को माँ के दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया को डोनर महिला के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया से बदला जाता है। इसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ तंत्रिका के जरिए साथी के शुक्राणु में डिंब का क्या किया जाता है, निषेचित करके युग्मनज का प्रारंभिक भ्रूण विकास शुरू किया जाता है। यह भ्रूण को माँ या सेरोगेट माँ के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। माँ के गर्भ में क्या किया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अव्यवस्थित माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को हटाया जा सकता है और अव्यवस्थित माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को क्या हटाया जा सकता है और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। अगला है स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होता है बताइए। ये कोशिकाएं जो शरीर के किसी भी भाग की कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता रखती है उसे स्टेम सेल कहते हैं। वे कोशिकाएं जो शरीर के किसी भी भाग की कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता रखती है उसे स्टेम सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्टेम सेल कहते हैं। स्तंभ कोशिकाओं में ऐसे विशेषताएं पाई जाती है कि वे विभाजन द्वारा लंबे समय तक अपनी संख्या बढ़ाती रहती है। स्टेम कोशिकाएं बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। स्टेम कोशिकाएं क्या होती है, स्टेम कोशिकाएं बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। स्टेम कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती है, बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। स्टेम सेल के प्रकार होता है, एक होता है भ्रूण स्टेम सेल, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, दूसरा होता है वयस्क स्टेम सेल। एक होता है भ्रूण स्टेम सेल, दूसरा होता है वयस्क स्टेम सेल। भ्रूण स्तंभ कोशिका की बात करते हैं। भ्रूण के शुरुआती चरणों से प्राप्त कोशिकाओं को भ्रूण स्टेम सेल कहा जाता है। भ्रूण के शुरुआती चरणों से प्राप्त कोशिकाओं को भ्रूण स्टेम सेल कहा जाता है। भ्रूण के शुरुआती चरणों से प्राप्त भ्रूण स्टेम सेल कहलाता है। इस प्रकार के स्टेम कोशिका में शरीर का लगभग हर अंग बनाया जा सकता है, ठीक है ना, हर अंग बनाया जा सकता है। भ्रूण स्टेम कोशिका के प्रकार क्या है, टोटीपोटेंट स्टेम सेल है ना, टोटीपोटेंट स्टेम सेल और प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल, टोटीपोटेंट स्टेम सेल। चलिए बताइए, टोटीपोटेंट स्टेम सेल अंडाणु तथा शुक्राणु के मिलने से इस प्रकार की स्टेम कोशिका का निर्माण होता है। टोटीपोटेंट स्टेम सेल में अंडाणु तथा शुक्राणु के मिलने से इस प्रकार की स्टेम कोशिकाओं का निर्माण होता है। टोटीपोटेंट कोशिका की बात करते हैं। अंडाणु तथा शुक्राणु के मिलने से इस प्रकार के स्टेम कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। अंडाणु तथा शुक्राणु के मिलने से इस प्रकार की स्टेम कोशिका क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रकार की स्टेम कोशिकाओं से पूरे जीव का क्या होता है, निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार की स्टेम कोशिका से पूरे जीव का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के स्तंभ कोशिकाओं को प्राप्त करते समय भ्रूण की मृत्यु हो जाती है ना, भ्रूण की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगला है वयस्क स्टेम कोशिका, एडल्ट स्टेम सेल। ये स्टेम सेल संपूर्ण शरीर में उपस्थित होता है। वयस्क स्टेम कोशिका की बात करते हैं। ये स्टेम सेल संपूर्ण शरीर में क्या होता है, ये स्टेम सेल संपूर्ण शरीर में क्या होता है, आपका उपस्थित होता है। वृद्धों की अपेक्षा इनकी संख्या बच्चों में क्या होती है, अधिक होती है। वृद्धों की अपेक्षा स्टेम सेल क्या होता है, वयस्क स्टेम सेल की वृद्धों की अपेक्षा बच्चों में क्या होती है, आपका अधिक होती है। ये शरीर के मरम्मत में मदद करता है, ठीक है ना। तो आपको वयस्क एडल्ट स्टेम सेल क्या करता है, आपके शरीर की मरम्मत में क्या करता है, मौजूद होता है। वयस्क स्टेम सेल के प्रकार होता है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। एक होता है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है ना, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है, MPSC। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल कुछ निश्चित प्रकार के कोशिकाओं में विभाजन हो सकते हैं। कुछ निश्चित प्रकार की कोशिकाओं में क्या हो सकते हैं, विभाजन हो सकते हैं। जैसे मुझे बोन मैशो
बोन मैशो बोन अस्थि मज्जा में हो जाएगा। एडिपोज टिश्यू में वसीय ऊतक में होता है। और उसका वीडोज टिथ है ना, उसका थार्ड टिथ दांत। अक्ल का जो दांत होता है ना, अक्ल का दांत होता है ना, अक्ल का दांत इसमें होता है, अक्ल का दांत विडोज टिथ है ना, अक्ल का जो दांत में भी होता है। तो क्या होता है, कुछ निश्चित प्रकार की कोशिकाएं में विभाजित हो सकती है। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल क्या होता है आपका, अस्थि मज्जा में हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो सकता है, वश्य ऊतक में हो सकता है और कल दांत में हो सकता है। अस्थि मज्जा के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इसमें रहता है। अगला ये ओलिगोपोटेंट से ओलिगोपोटेंट स्टेम कोशिका ये 2 अथवा 3 प्रकार के कोशिकाओं में विभाजित हो सकती है। ओलिगोपोटेंट स्टेम कोशिका, 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 ओलिगोपोटेंट स्टेम कोशिका है ना, ये 2 अथवा 3 प्रकार के कोशिकाओं में विभाजित हो सकती है। ओलिगोपोटेंट स्टेम कोशिका, ओलिगोपोटेंट स्टेम कोशिका ये 2 अथवा 3 प्रकार के कोशिका में विभाजित हो सकती है। ये 2 अथवा 3 प्रकार की कोशिका में क्या हो सकते हैं, विभाजित हो सकती है, ठीक है ना। अगला है लिम्फोसाइट, अगला है आपका लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट आपका बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट जैसे कि ये 2 या 2-3 प्रकार कोशिका में विभाजित हो सकते हैं, जैसे में एग्जांपल में जाए लिम्फोसाइट, ठीक है ना। तो बी लिम्फोसाइट और उसके बाद टी लिम्फोसाइट है ना, बी लिम्फोसाइट उसके बाद टी लिम्फोसाइट होता है। जो ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल होता है ना, ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल होता है ये 2 अथवा 3 प्रकार के कोशिकाओं में क्या होता है, विभाजित हो सकता है। लिम्फोसाइट्स ये बी लिम्फोसाइट्स उसके बाद टी लिम्फोसाइट। एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक क्या होता है आपका बी लिम्फोसाइट, एक होता है आपका बी लिम्फोसाइट और दूसरा क्या होता है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट उसके बाद टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट। अगला यूनिपोटेंट यूनिपोटेंट स्टेम कोशिका, यूनिपोटेंट स्टेम कोशिका ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से में बदल सकती है। एक ही प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती है, ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं में क्या कर सकती है, बदल सकती है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती है। यूनिपोटेंट स्टेम कोशिका है ना, ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं में क्या कर सकती है, बदल सकती है, एक ही प्रकार की कोशिका में क्या कर सकती है, बदल सकती है। एक ही प्रकार की कोशिका में क्या कर सकते बदल से, जैसे में त्वचा कोशिका हो जाए, स्किन सेल हो जाएगा, शुक्राणु कोशिका हो गया। अगला है प्लूपोटेंट स्टेम सेल, इसका निर्माण टोटीपोटेंट प्लूटीपोटेंट प्लूटीपोटेंट स्टेम सेल प्लूरी पुलरीपोटेंट इसका निर्माण टोटीपोटेंट स्टेम सेल के विभाजन से होता है, ठीक है ना। इन्हें पशभूणीय अवस्था से प्राप्त किया जाता है, जैसे में गर्भनाल से प्राप्त रक्त के द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। गर्भपात से प्राप्त भ्रूण के द्वारा है ना, गर्भपात से प्राप्त भ्रूण के द्वारा विद इन 12 वीक्स। अगला है स्टेम सेल, अगला क्या है आपका स्टेम सेल, स्टेम स्तंभ कोशिका, स्टेम सेल स्तंभ कोशिका बोल सकते हैं। भ्रूणीय स्तंभ कोशिका, भ्रूणीय स्तंभ कोशिका आपका 2 तरह का होता है, एक टोटीपोटेंट स्तंभ कोशिका और दूसरा में होता है प्लूरिपोटेंट स्तंभ कोशिका, दूसरा होता है प्लूरिपोटेंट स्तंभ कोशिका, ठीक है ना। एडल्ट, ये आपका एडल्ट में होता है। प्लूरिपोटेंट स्तंभ कोशिका किस में होता है आपका, वयस्क स्तंभ कोशिका भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना, वयस्क स्तंभ कोशिका भी कहा जाता है। भ्रूणीय जो होता है ना आपका 3 तरह का होता है, मल्टीपोटेंट होता है और ओलिगोपोटेंट होता है, ये आपका जो होता है ना एडल्ट स्टेम सेल वयस्क स्तंभ कोशिका
तो कोशिकाएं। एक होता है मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट, है ना, और इसका होता है भ्रूण पोटेंट। मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट और इसका भ्रूण पोटेंट। मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट और भ्रूण पोटेंट। ठीक है। अगला है इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्तंभ कोशिका, है ना। इंड्यूस्ड 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 प्लूरिपोटेंट स्तंभ कोशिका। चिकित्सा की दृष्टि से प्लूरिपोटेंट स्तंभ सेल बहुत उपयोगी है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल भ्रूण स्टेज सेल के ही प्रकार है। भ्रूण स्टेम सेल भ्रूण की शुरुआती चरणों से प्राप्त किए जा सकते हैं। चूंकि यह प्रक्रिया अनैतिक और विवादास्पद है, इसलिए दुनिया के अधिकांश देशों में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी कारण शिन्या शिन्या यामा यामाकामा और जॉन बी गोर्डॉन ने वयस्क कोशिकाओं को प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में बदलने के लिए एक विधि का आविष्कार किया, जिसे प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल (आईपीसीएस) कहा जाता है। अगला है परजीवी फसलें। परजीवी फसलें की बात करते हैं। ट्रांसजेनेटिक और जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप की बात करते हैं। ठीक है ना। जब जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसी फसल में ऐसे विदेशी जीन डाले जाते हैं जो उस फसल में मौजूद नहीं होते हैं, ऐसे फसल को ट्रांसजेनेटिक फसल कहा जाता है। फसल में वाई जीन डालकर विशिष्ट गुण विकसित किए जाते हैं, जैसे रोगों कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, है ना, फसल की गुणवत्ता में उत्पादकता बढ़ाना, है ना, पानी की आवश्यकता कम करना तथा प्रोटीन व खनिज की मात्रा बढ़ाना। प्रोटीन और खनिज की मात्रा को बढ़ाना। अगला जो ट्रांसजेनिक पौधा। ट्रांसजेनिक पौधे की बात करते हैं। ट्रांसजेनिक पौधे के उत्पादन के तकनीक उसका बोलता है द्विबीजपत्री पौधों के लिए प्लाज्मिड वेक्टर द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जीन हस्तांतरण हो सकता है ना। उसका एक बीजपत्री पौधे में प्रत्यक्ष जीन हस्तांतरण होता है। एक बीजपत्री में प्रत्यक्ष जीन क्या होता है? हस्तांतरण होता है। और पार्टिकल गन मेथड्स तकनीक यानी इलेक्ट्रोपोरेशन तकनीक के द्वारा भी किया जा सकता है। ट्रांसजेनिक फसलें का क्या लाभ होता है? कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक फसलों का विकास होता है। ठीक है ना, जैसे बीटी कॉटन हो गया। मैंग्रोव पौधों में खारे पानी के प्रति सहनशील जीन की सामान्य चावल की फसल में हस्तांतरण राइजोबियम जीवाणु से निफ जीन का निष्कर्षण और दालों के अलावा अन्य फसलों में हस्तांतरण अन्य वांछनीय लक्षणों के अगली पीढ़ी में हस्तांतरण हो सकता है। किसी भी जीव या पौधे में वांछित गुण प्राप्त करना, जीन ट्रांसफर द्वारा खाद्य टीकों का निर्माण, लंबे समय तक गैर नाशवान फलों और सब्जियों का उत्पादन, उसका खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, ये सब। अब अगला है ट्रांसजेनिक फसलों। ट्रांसजेनिक फसलों का नुकसान क्या है? ट्रांसजेनिक फसल का कुछ नुकसान भी तो होगा ना। ट्रांसजेनिक फसल का क्या होता है? नुकसान क्या है? ट्रांसजेनिक फसलों से कीटनाशक प्रोटीन का उत्पादन। ट्रांसजेनिक फसलों से कीटनाशक प्रोटीन का क्या होता है? उत्पादन। ट्रांसजेनिक फसल से कीटनाशक प्रोटीन का क्या उत्पादन? ट्रांसजेनिक फसल से कीटनाशक प्रोटीन का उत्पादन। ट्रांसजेनिक फसल कीटनाशक प्रोटीन का उत्पादन, खरपतवार और अन्य गैर लक्षण प्रजातियों की मात्रा में क्या वृद्धि, एलर्जी और विषाक्त पदार्थों जहरीले पदार्थ के उत्पादन की संभावना, और टर्मिनेटर बीजों की संख्या में वृद्धि। बीटी कॉटन की बात करते हैं। बीटी कॉटन एक आनुवंशिक रूप से संशोधित कपास है जिसमें बैसिलस थुरिनजेंसिस नामक जीवाणु का कराई जीन डाला जाता है। किसका क्या डाला है? इसमें कराई जीन डाला जाता है, जिसके कारण पौधों में कीटनाशक प्रभाव उत्पन्न होने लगता है। जिस कारण पौधों में कीटनाशक क्या हो जाता है? प्रभाव उत्पन्न होने लगता है और पौधों पर कीटनाशकों का
और पौधों पर कीटनाशकों का छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं होती। पौधों पर कीटनाशक, जो बीटी कॉटन का पौधा होता है ना, उसमें पौधों पर कीटनाशक की क्षमता मतलब कि छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं होती है। बैसिलस thuringiensis एक एक भूमिगत जीवाणु है जो डेल्टा एंडोटॉक्सिन नाम के क्रिस्टल प्रोटीन उत्पन्न करता है। बैसिलस thuringiensis एक बैसिलस thuringiensis एक भूमिगत जीवाणु है जो डेल्टा एंडोटॉक्सिन नामक क्रिस्टल प्रोटीन क्या करता है, उत्पन्न करता है। अगला आ जाइए, आनुवांशिक रूप से संशोधित बीटी कपास को 3 किस्मों मैक 12, मैक 162, मैक 12, मैक 162 और मैक 184 के व्यावसायिक उपयोग को भारत सरकार द्वारा मार्च 2002 में अनुमति दी गई है। ठीक है ना। आनुवांशिक रूप से संशोधित बीटी कपास को तीन किस्मों जैसे मैक 12, बीटी कॉटन के तीन किस्मों मैक 12, पहला क्या होता है मैक 12, मैक 162, मैक 12, मैक 162, मैक 12, मैक 162 और मैक 184 व्यावसायिक उपयोग को भारत सरकार द्वारा मार्च 2012 में अनुमति दी गई थी। ठीक है ना। अगला बीटी कपास की इन किस्मों को बहुराष्ट्रीय कंपनी मैन मोनसेंटो मोनसेंटो की भारतीय सहायक कंपनी महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है ना, माहिको द्वारा विकसित किया गया है। एक होता है बीटी बैगन, बीटी बैगन एक ट्रांसजेनिक या जैव खेती वाली क्या है, फसल है। इसे बैगन के जीनोम में बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से प्राप्त काई 1 एसी नामक जीन डालकर तैयार किया जाता है। कराई 1 एसी है ना, कराई 1 एसी नामक जीन डालकर क्या किया जाता है, इसे तैयार किया जाता है। एक जीन के डाले जाने के बाद बैगन टहनियों और फलों को छेदने वाले कीटों के प्रति क्या होता है, प्रतिरोधक हो जाता है। कराई 1 एसी। बीटी बैगन को महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी माहिगो ने विकसित किया है। बीटी बैगन को महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी ने क्या किया है, इसे बनाया है। ठीक है। अगला है गोल्डन राइस की बात करते हैं। गोल्डन राइस धान की एक लाभदायक किस्म है जो बीटा कैरोटीन का उत्पादन करने में क्या होता है, सक्षम होता है। विटामिन ए बीटा कैरोटीन के संश्लेषण के कारण ही मानव शरीर में क्या होता है, निर्मित होता है। गोल्डन राइस को विकसित करने के लिए 3 विदेशी जीन का उपयोग किया जाता है। इसमें से एक जीन PSY है जो डैफोडिल नामक पौधों के जीनोम से प्राप्त होता है। डैफोडिल नामक पौधों का क्या होता है, जीनोम से प्राप्त होता है। जबकि दूसरा जीन CRT1 है, जीन एक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। और तीसरा LCY जो चावल की अधिकांश किस्मों की प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। ठीक है ना। PSY, CRT1 और LCY ये तीनों। अगला है गोल्डन राइस का सबसे पहले स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने क्या किया था, आपका विकसित किया था 2005 में। सीजेंटा नामक एक कंपनी ने मक्का के PSY जीन प्राप्त किया और इसे CRT1 जीन के साथ मिलाकर गोल्डन राइस 2 बनाया जो कई गुना अधिक बीटा कैरोटीन पैदा करता है। कई गुना बीटा कैरोटीन क्या करता है, पैदा। अगला है मानव जीनोम परियोजना MHGP, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग
मानव जीनोम परियोजना। मानव जीनोम परियोजना एक बेहतरीन परियोजना थी जो 1990 से 2003 तक चली थी, है ना। ये कब से कब तक चली? 1990 से आपका 2003 तक चली थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य मानव डीएनए द्वारा बने हुए जीनों के अनुक्रम को निर्धारित करना था, जिससे भौतिक और कार्यात्मक दोनों दृष्टिकोण से मानव जीनोम से के लगभग 20,000 से 25,000 जीन की पहचान की जा सके और उन्हें मैप किया जा सके। और क्या किया जा सकते? मैप किया जा सकता। यद्यपि यह परियोजना 15 वर्षों के लिए तथा निश्चित निर्धारित थी और लेकिन तकनीक उन्नयन की तथा तीव्र गति के कारण यह 2003 में पूरी हो सकी। ठीक है ना। मानव जीनोम में लगभग 24,000 जीन की पहचान करना, है ना। मानव डीएनए की 3 अरब रासायनिक आधार युग्मन का निर्माण, इस जानकारी को डेटाबेस संग्रहित करना। मानव जीनोम परियोजना रीड एंड राइट। मानव जीनोम परियोजना रीड एंड राइट। मानव जीवन परियोजना एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत प्रयास है। जीन के अनुक्रम और जीन के अंतर्गत जो एक साथ मिलकर एक अद्वितीय मानव जीनोम बनाता है। 13 साल और $2.7 बिलियन लगे।